हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री से चैप्टर सॉल्यूशन के बारे में, जिसका इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन टर्म हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज बात करने जा रहे हैं हम अबाउट सॉल्युबिलिटी, व्हिच इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा? सॉल्युबिलिटी इज़ द टेंडेंसी ऑफ अ सॉल्यूट to dissolve at its maximum amount in a specific solvent at a specific temperature। सबसे पहले डेफिनेशन को समझते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? किसी भी चीज़ को यानी किसी भी सॉल्यूट को जब आप एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने जा रहे हैं तो वो कितने अमाउंट तक, मैक्सिमम कितने अमाउंट तक उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है, वही उसकी क्या कहलाएगी? सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक। ऐसा नहीं है कि आप सेम सॉल्यूट ले रहे हैं, सेम सॉल्वेंट ले रहे हैं और हर बार टेम्परेचर अलग अलग ले रहे हैं तो वो उतने ही अमाउंट में डिसॉल्व होगा। नहीं, सॉल्युबिलिटी बेटा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। तो पहले हम यही पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स that affect solubility। solubility जब आप जानना चाहते हैं तो आप कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे कि किनके चेंज होने से आपकी solubility जो है वो चेंज हो सकती है। सबसे पहली चीज़ है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। किसको डिसॉल्व करना है और किस में डिसॉल्व करना है, दैट डिपेंड्स। दोनों का नेचर मैटर करता है। उसके बाद पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड देन इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब इन सारे फैक्टर्स को डिस्कस करने के लिए पहले हम बात करने जा रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी, हम दो टाइप के सॉल्यूशंस के बारे में जानना चाहते हैं। वो दो टाइप के सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट रहेगा हमारा सॉलिड इन लिक्विड, यानी जब आपका सॉल्यूट जो है वो सॉलिड हो और सॉल्वेंट कैसा हो? लिक्विड हो। एंड सेकेंडली हम बात करने वाले हैं अबाउट गैसेस इन लिक्विड, कि जो सॉल्यूट आप डिसॉल्व करने जा रहे हैं वो गैसियस फॉर्म में है, जिसमें डिसॉल्व करने जा रहे हैं वो लिक्विड फॉर्म में है। तो इनको एक बार डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अच्छा तब तक आप अपने दिमाग में कुछ अज्यूम कीजिए कि पहले जो टाइप का सॉल्यूशन मैंने लिखा है दैट इज सॉलिड इन लिक्विड, उसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, और सोचिए उन एग्जाम्पल्स में कौन चीज़ जो है ज़्यादा डिसॉल्व हो सकती है, कौन कम डिसॉल्व हो सकती है। आई होप सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन। तो बताइए, सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है इजीली पानी में या नहीं? और कोई ऐसा सॉलिड सोचिए जो पानी में कम डिसॉल्व होता हो। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी of solid in liquid। Firstly, we are going to discuss about solubility of solid in liquid। पहले कुछ एग्जाम्पल के बारे में सोचिए। मान के चलिए आप सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। इजीली डिसॉल्व हो पा रहा है? बिल्कुल हो पा रहा है। 2 स्पून 3 स्पून या आप 100 ml यानी कि एक टम्बलर ऑफ ग्लास में डिसॉल्व करने वाले हैं, 1 बीकर में डिसॉल्व करने वाले हैं, ईजीली ये हो जाता है, सॉल्युबल है। तो अब दूसरा आप एग्जांपल सोचिए, आपके पास नैप्थलीन है। नैप्थलीन पता है ना, नैप्थलीन की बॉल्स होती हैं, आपके घर में ईजिली मिल जाएंगी। वाइट कलर की बॉल्स होती हैं जिनको आपकी मम्मी जो है कपड़ों में रखती होंगी। तो नैप्थलीन को अगर आप पानी में डिसॉल्व करना चाहें तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। ट्राई करके देखना एक बार। सिमिलरली अगर मैं सॉल्ट को बेंजीन में डिसॉल्व करना चाहूँ तो नहीं हो पाएगा, और अगर मैं नैप्थलीन को बेंजीन में डिसॉल्व करना चाहूँ तो इजीली हो जाएगा।
डिपेंड करता है ना। ये मैं आपको पहला फैक्टर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पहला फैक्टर क्या था हमारा कि नेचर किस किस चीज़ का, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी, दोनों के ही नेचर पर डिपेंड करेगी हमारी सॉलिबिलिटी। जब आप किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करने जा रहे हैं तो देखिए सॉल्यूट का नेचर कैसा है, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। इसको लेकर एक लाइन गिवन है आपकी एनसीईआरटी में, दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। एक तरह की चीज़ें ही जो है आपस में डिसॉल्व होती हैं। पोलर जो है वो पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। सॉल्ट बीइंग पोलर तो वो वाटर में डिसॉल्व होगा क्योंकि वाटर भी पोलर है। एज यू नो, जब आप NaCl को क्या करते हैं, डिसोसिएट करते हैं, तो इट विल बिकम Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो बेटा जिसमें दो पोल्स आपके पास सेपरेट होकर के आ जाए, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल, तो उसको कहते हैं पोलर। जैसे वाटर डिसोसिएट हो जाता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, राइट। अब आप अगर बेंजीन को पोलर बनाने की कोशिश करें, अगर आप बेंजीन को स्प्लिट अप करने की कोशिश करें तो क्या चार्ज आएगा आपके पास कार्बन या हाइड्रोजन के ऊपर? नहीं आएगा। तो इसका मतलब वो क्या है, नॉन पोलर है। और सिमिलरली नैप्थलीन बीइंग अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी क्या है, नॉन पोलर है। तो जिसका नेचर सिमिलर होगा या फिर जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सिमिलर होंगे, जैसे इनमें आयनिक फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो जो दूसरा आपका सॉल्वेंट है जिसमें आयनिक फोर्स एग्जिस्ट करेंगे वो उन्हीं में डिसॉल्व हो पाएगा। तो आई थिंक पहला जो फैक्टर है वो हमारा क्लियर है। अब यहाँ से एक टर्म आती है हमारे पास कि सॉलिड की जब हम बात करते हैं, आपने कोई सॉलिड डिसॉल्व करना स्टार्ट कर दिया किसी लिक्विड में। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, दो प्रोसेस होते हैं। अज्यूम इट इज़ अ सॉलिड, मान के चलिए आपका वाटर है और वाटर में आपने ऐड कर दिया कॉमन सॉल्ट दैट इज NaCl। तो इस सॉल्यूशन के अंदर दो प्रोसेस साइड बाय साइड चलते हैं। फर्स्ट प्रोसेस आपका क्या चलता है, डिसोल्यूशन, एंड सेकेंड प्रोसेस हमारा चलता है क्या, क्रिस्टलाइजेशन। अब ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि ओवर पावर कौन सा करेगा, यानी किसका ड्यूरेशन ज़्यादा होगा। देखिए डिसोल्यूशन तो क्या होता है कि जब सॉलिड पार्टिकल क्या करना शुरू कर दें, आपके लिक्विड के पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप होना शुरू कर दें, दैट इज डिसोल्यूशन, यानी घुलना। लेकिन जब आप ऐड किए जा रहे हैं सॉल्यूट को, और ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल हैं सॉल्यूट का, वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, ऑलरेडी जो डिसॉल्व्ड पार्टिकल है उसके साथ कोलाइड करना शुरू कर देते हैं। बात समझ में आई? एक जैसे एक NaCl का जो भी मॉलिक्यूल है वो वाटर में ऑलरेडी डिसॉल्व होकर के सॉल्यूशन बना चुका है, एक तो ये वाला पार्टिकल, और एक चीज़ को मैंने दोबारा ऐड किया है NaCl का वो वाला पार्टिकल विच इज स्टिल इन सॉलिड फेज। तो जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो ये बेटा टकरा के बनाते हैं क्रिस्टल, और इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब ये कब होगा? ऐसा नहीं है कि आपने NaCl डिसॉल्व करना शुरू किया और क्रिस्टलाइजेशन हो गया, नहीं। जब आपका सॉल्यूट एक मैक्सिमम अमाउंट में पहुंच जाता है कि बस इसके आगे अब और इसकी कैपेसिटी नहीं है उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की, तो अब वो क्या करता है, क्रिस्टल फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। तो जब कैसे शुरू होगा ये, जब आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर क्या बनाने जा रहे थे, सॉल्यूशन बनाने जा रहे थे। अब एक तो हो गया, चलिए सॉल्यूशन बन गया, लेकिन जब आपने सॉल्यूट की क्वांटिटी आप ऐड किए जा रहे हैं, तो एक पॉइंट आता है तब जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट, तो सैचुरेशन पॉइंट कौन सा होगा, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड टू द सॉल्यूशन, कि जिसके बाद आप और सॉल्यूट की क्वांटिटी इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे बेटा, सैचुरेशन पॉइंट कहेंगे। और सैचुरेशन पॉइंट कब आता है, जब ये दोनों चीज़ें इक्विलिब्रियम में चलना स्टार्ट कर देती हैं,
यानी सॉल्यूशन बन रहा है, फिर दोबारा इससे क्या फॉर्म हो रहा है, सॉलिड फॉर्म हो रहा है, यानी सॉल्यूट फॉर्म हो रहा है। पार्टिकल आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं और एक क्रिस्टल फॉर्म कर रहे हैं। तो ये दोनों प्रोसेस इंक्लूड होते हैं किसके अंदर, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के अंदर। डिपेंड्स कि आपने सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी ऐड करी है। अगर एक नॉमिनल अमाउंट ऐड किया है तो दैट इज़ फाइन, डिसोल्यूशन चलता रहेगा। लेकिन अगर आप सैचुरेशन पॉइंट से ऊपर ऐड करेंगे तो फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक बताइए क्लियर है। अब ये जो भी हम सॉलिबिलिटी पढ़ने जा रहे थे, अब इस पर हमने नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट तो देख लिया। अब हम बात करते हैं बेटा सेकंड जो हमारा फैक्टर था, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर दो बातें। अब सोचिए, गर्म पानी में नमक जल्दी घुल जाता है, ठंडे पानी में जल्दी घुल जाता है, गर्म पानी आई गेस। तो गर्म पानी में डिफरेंस क्या हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। तो देखिए क्या होता है ना कि अगर आपका प्रोसेस, इफ द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक प्रोसेस की कंडीशन क्या होती है कि जो डेल्टा एच है उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, डेल्टा एच एंथैल्पी जो होती है हमारी। अगर आपका प्रोसेस क्या हो, एक्सोथर्मिक हो, और एक्सोथर्मिक में कंडीशन क्या होती है बेटा, डेल्टा एच इज लेस देन 0। तो अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपकी सॉलिबिलिटी भी क्या करने वाली है, इंक्रीज करने वाली है। लेकिन अगर आपका प्रोसेस एक्सोथर्मिक रहा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ऑलरेडी उसमें हीट डेवलप हो रही है, वो हीट रिलीज किए जा रहा है प्रोसेस के दौरान, आप ऊपर से और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो लीच अटेलियर जो प्रिंसिपल है उसकी वजह से वो एक्सप्लेन करता है कि अगर आप एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस में ऑलरेडी टेम्परेचर जिसमें है और देने वाले हैं तो फिर सॉलिबिलिटी बेटा इंक्रीज नहीं होगी बल्कि क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो प्रोसेस इज एंडोथर्मिक तो सॉलिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी, और अगर एक्सोथर्मिक है तो फिर आपकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। Now let's talk about the effect of pressure. Effect of pressure. बेटा प्रेशर का कोई बहुत सिग्निफिकेंट यहाँ पर रोल नहीं है। प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं, प्रेशर को अगर आप इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो आपकी सॉलिबिलिटी अनअफेक्टेड रहती है, मतलब कोई खास इफेक्ट उस पर पड़ता नहीं है। रीज़न क्या है अनअफेक्टेड रहने का, रीज़न ये है, रीज़न क्या होगा यहाँ पर, बिकॉज आपके जो सॉलिड हैं जिसको हम एज अ सॉल्यूट यूज़ कर रहे हैं और जो लिक्विड हैं जिसको आप एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, दोनों ही क्या होते हैं, हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, अगर इनकम्प्रेसिबल है बेटा तो देखिए प्रेशर लगाने से क्या होता है, पार्टिकल पास पास आते हैं और सॉलिबिलिटी के इंक्रीज होने के चांस होते हैं। बट इन दिस केस जब पार्टिकल ऑलरेडी क्या है, उनके बीच में स्पेस ही नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, प्रेशर लगाने से आपकी सॉलिबिलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला। क्लियर है। सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। जब कोई गैस को आप किसी लिक्विड में डिज़ोल्व करने वाले हैं तो उसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। देखिए यहाँ पर पहली बात तो हम जानेंगे कि जो पहला फैक्टर था हमारा, दैट इज़ नेचर, किस किस का, सॉल्यूट का एंड सॉल्वेंट का। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब अगर आप अलग अलग गैसेस के बारे में बात करें, कोई वाटर में ज़्यादा डिज़ोल्व हो पाती है, कोई कम डिज़ोल्व हो पाती है। अब जैसे अगर आप ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो कम डिज़ोल्व होती है, किसके अंदर, वाटर के अंदर। रीज़न क्या है, क्योंकि वाटर में ऑलरेडी डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है। अब जिस चीज़ की क्वांटिटी ऑलरेडी है वो बेटा और ऐड नहीं हो पाएगी, कम।
अगर आप बात करते हैं HCl की, तो इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, आसानी से डिज़ोल्व हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि आप किसके बारे में बात करें। अब यहाँ पर वो लाइक अनलाइक वाली चीज़ भी अप्लाई होती है। देखिए ऑक्सीजन पोलर नहीं है तो पानी में कम डिज़ोल्व होती है, HCl पोलर है तो इसीलिए पानी में क्या हो रहा है, इजीली डिज़ोल्व हो रहा है। तो फर्स्ट फैक्टर तो ऑलवेज जस्टिफाइड है बेटा कि दोनों का ही नेचर मैटर करेगा। सेकंड फैक्टर हमने क्या पढ़ा था, सेकंड फैक्टर था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या लगता है टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ऑफ कोर्स डिक्रीज होगी। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स को मिलती है काइनेटिक एनर्जी, और देखिए गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं ये ऑलरेडी एनर्जेटिक होते हैं, ये तो चाहते हैं कि हम किसी तरीके से बाहर निकल जाएं। तो अगर आप इनको और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे तो ये कभी भी नीचे आकर के सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे ही नहीं, आपके सॉल्वेंट में, सॉरी सॉल्यूशन में नहीं, सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे ही नहीं, बल्कि ऊपर ही रहेंगे, भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। तो इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने से तो आपकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड विल बी डिक्रीज्ड। अब जो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, जहाँ से आपका एक बहुत पॉपुलर टॉपिक भी है, दैट इज़ हेनरीज लॉ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दिस इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ pressure on solubility of gases in liquid, and the topic name is Henry's law। बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए हेनरी जो थे ना, हमारे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज़ पर ध्यान दिया था। किस चीज़ पर? कि अगर आप गैसेस पर प्रेशर लगाते हैं तो वो किसी लिक्विड में इजीली डिसॉल्व हो पाती हैं। अब इसको देखिए, हम समझते हैं एक छोटे से डायग्राम की हेल्प से। सपोज ये आपके कोई भी दो बीकर हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्या किया, इस बीकर में सपोज हमने एक सॉल्यूशन ले लिया है, वाटर ले लिया है, फाइन। यहाँ पर भी इतना अमाउंट हमने किसका ले लिया है, वाटर का ले लिया है। अब आपने इसमें कुछ गैस भी ऐड की है, और गैस ऐड करने के बाद आपने इसके ऊपर कवर कर दिया है, ठीक है। ये हो गए हमारे गैसेस के पार्टिकल्स। सिमिलरली इस बीकर में भी मैंने सेम सिचुएशन अप्लाई करी है, कोई गैस इसके अंदर डाली और ऊपर क्या कर दिया, कवर कर दिया। पहले यहाँ पर मैंने एक वेट रखा, दैट इज W1। थोड़ा वेट रखने से क्या होगा, थोड़ा सा प्रेशर आएगा इसके ऊपर, प्रेशर आएगा तो कुछ पार्टिकल नीचे जाना शुरू हो गए, ठीक है। थोड़े बहुत पार्टिकल क्या हुए, क्योंकि उनको ऊपर स्पेस नहीं मिल रहा, नीचे स्पेस मिल रहा है तो नीचे जाएंगे, डिसॉल्व होंगे। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, कुछ ज़्यादा ही वेट रख दिया इसके ऊपर। ज़्यादा वेट रखने से क्या होगा बेटा, ये नीचे की तरफ आएगा। अब गैसेस के पार्टिकल हैं, कंप्रेस होंगे, कंप्रेस होंगे तो इनके नीचे इनके पास कौन सा रास्ता बच गया, अब सॉल्वेंट में जाने का। तो अब यहाँ से ज़्यादा पार्टिकल सॉल्वेंट में आना शुरू हो जाएंगे, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता। अब इक्विलिब्रियम क्या होगा, नीचे जा रहे हैं तो ऊपर भी तो आ सकते हैं, स्पेस तो है इनके पास, बट मोस्ट ऑफ पार्टिकल कहाँ चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। और जिसको हम क्या बोलते हैं फिर, डिसोल्यूशन, कि हाँ जी हमारी जो गैस है अब वो लिक्विड में डिसॉल्व होना शुरू हो गई है या फिर डिसॉल्व हो गई है। तो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब इसको समझते समझते उन्होंने क्या किया, थोड़ा और उसके बारे में स्टडी की, एक्सप्लेन किया। अब एक्सप्लेन करना ऐसा तो नहीं है कि किसी चीज़ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना कोई आसान चीज़ होती है, बहुत स्टडी करनी पड़ती है उसके ऊपर। तो इन्होंने स्टडी की कि जो आपका ये प्रेशर है, इसको इन्होंने टर्म दिया पार्शियल प्रेशर, नाम दिया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। इन्होंने कहा किसी गैस का जब आप उसको लिक्विड में डिसॉल्व करने वाले हैं, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड। यानी जितना प्रेशर आप लगाएंगे उतना ही अमाउंट गैस का वाटर में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा।
अब ये चीज़ उन्होंने यहाँ से प्रूव कर दी। अब इन्हीं के पैरेलल एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेटा डाल्टन। कौन थे? डाल्टन। डाल्टन अपना इंडिविजुअली इसी चीज़ पर काम कर रहे थे, ये तो कर ही रहे थे, इन्होंने दुनिया के सामने रखा भी। फिर डाल्टन ने भी अलग से इसके ऊपर काम करना शुरू किया और उन्होंने भी सेम चीज़ ऑब्जर्व की कि पार्शियल प्रेशर से इफेक्ट तो आता है किस पे? गैसेस की सॉल्युबिलिटी पे। अब यहाँ से दोनों ने फिर कंक्लूड करके हमारे पास जो फिलहाल में रिलेशन है वो क्या है कि आप प्रेशर को कहीं ना कहीं या फिर सॉल्युबिलिटी, सॉरी प्रेशर को तो नहीं, सॉल्युबिलिटी को कहीं ना कहीं आप दिखा सकते हैं, किससे कंपेयर कर सकते हैं? मोल फ्रैक्शन से। यानी जितना भी आपका अमाउंट डिसॉल्व होगा उसको आप क्या ले सकते हैं? मोल फ्रैक्शन के बराबर ले सकते हैं गैसेस के केस में। तो फाइनली आपके हेनरी लॉ की स्टेटमेंट क्या थी? हेनरी लॉ फाइनली क्या कहता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस या फिर अप्लाइड टू अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। मैथमेटिकली आप कैसे लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर को मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया बेटा P से, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन को आप किससे डिनोट करते थे? काई या एक्स से डिनोट करते थे। अब जब मैं इस प्रोपोर्शनल को हटाती हूँ तो क्या आ जाता है? कांस्टेंट आ जाता है जो दोनों को इक्वल करेगा। यहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है बेटा KH, और KH क्या होगा? वेयर KH इज हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है। अब KH के आप पूछेंगे कि भाई जब भी आप कोई ना कोई कांस्टेंट निकल कर आता है तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू तो होती है, फिक्स वैल्यू होती है, फिजिक्स में भी पढ़े हैं बहुत सारे कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर जो KH है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ, लिख लीजिए इंपॉर्टेंट है, KH इज अ फंक्शन ऑफ, किस चीज़ का फंक्शन है ये? नेचर ऑफ गैस। कि गैस का जो भी नेचर होगा आपका KH की वैल्यू उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। यानी गैस टू गैस इसकी वैल्यू क्या होती है? वेरी होती है, चेंज करती है। अब अगर मैं बता दूं आपके पास KH की वैल्यू गिवन हो, कोई भी वैल्यू गिवन है, मान लीजिए दो गैसेज हैं, दो वैल्यू आपके पास है, आपसे पूछ लिया जाए अगर ये KH की वैल्यू है तो बताइए सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? तो उसके लिए समझ लीजिए इफ़ द वैल्यू ऑफ KH इज हायर तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी विल बी लोअर। अब जितनी ज़्यादा किसी गैस की KH की वैल्यू होगी उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या होगी? कम होगी। ग्रेटर द अमाउंट ऑफ KH वैल्यू फॉर अ गिवन गैस लेसर विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो था हमारा हेनरी लॉ का छोटा सा एक्सप्रेशन। अब आगे इन्होंने ये भी कहा कि अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर तो आपका ग्राफ कैसा जाएगा? कांस्टेंट जाएगा। कैसा जाएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट जाने का मतलब है कि दोनों प्रोपोर्शनली चेंज हो रहे हैं, एक को बढ़ाते हैं दूसरा भी बढ़ जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। एक नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर एंड रॉल्स लॉ।